हाँ जी, तो नमस्कार। आज ये मेरा पॉलिटी क्लास 12 का अध्याय दो ध्रुवता का अंत का पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में इस अध्याय का परिचय और सोवियत प्रणाली क्या थी उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो के देखिए, तब आपको सब चीज़ समझ में आएगा। तो ये जो है गोवरचे और सोवियत संघ का विघटन, तो हमने आपको जब परिचय में अपने फर्स्ट पार्ट वाले लेक्चर में जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः क्या रीजन था सोवियत संघ का विघटन होने का। ऐसा नहीं था कि सोवियत संघ जो साम्यवादी जो था, जो समाजवादी था, वो कुछ काफ़ी मतलब अच्छा नहीं था। स्टार्टिंग में काफ़ी सही रहा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो राजनीतिक जो था, वो जो राजनीतिक दल था वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और वहाँ पे ऑपोजिशन नहीं था, ना ही कोई और दूसरी राजनीतिक दल थी। तो बस एक ही थी राजनीतिक दल। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होते गया। तो ये सब कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। और भी हम लोग आज इस अध्याय में इस पार्ट में, इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ। मिखाइल गोवर्चे ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। तो कौन सी व्यवस्था? कि उसने चाहा कि जो जनता के लिए जो सरकार जो जवाबदेही नहीं है वो सुधारा जाए। प्लस उसके बाद क्या था कि यहाँ का जो आपका सोवियत संघ की जो इनका जो प्रोडक्शन था, ठीक है, वो कम था। इनकी जो भी ये प्रोडक्ट जो बनाते थे उसकी जो क्वालिटी होती थी वो आपके पश्चिमी देशों के हिसाब से काफ़ी मतलब ओके उतना अच्छा नहीं था। तो मिखाइल गोवर्चे ने चाहा कि इस चीज़ को सुधारा जाए। देखते हैं इसमें क्या होता है। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने महासचिव बने। पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। तो मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो पश्चिमी जो देश थे, यानी जिसको हम लोग पहली दुनिया बोलते थे, वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से टेक्नोलॉजी के फील्ड में या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी वो आगे की ओर मूव कर रहे थे, लेकिन सोवियत संघ पीछे होते गया। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि डेवलपमेंट नहीं हुआ सही से। और जब लोगों को जब इसकी सच्चाई मालूम चली कि जो जो सोवियत संघ है, मतलब लोगों में जो इसमें देश थे या जो रसिया की जनता भी थी, उनको जब मालूम चली कि हमारा जो है डेवलपमेंट वो पश्चिमी देशों से काफ़ी हम लोग पीछे हैं, तो इन्हें काफ़ी मतलब रोष हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब जाकर जनता के भी अंदर थोड़ी सी भावना जगी कि नहीं, ये जो चीज़ हो रहा है, जो साम्यवादी हो रहा है, ये काफ़ी सही नहीं है, क्योंकि इस पर एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार है, वो जैसी चाह रही है वैसी कर रही है। तो अंदरूनी क्रांति स्टार्ट हुई। फिर ऐसा हुआ कि बर्लिन की दीवार गिरी 1989 में, और 1991 में सोवियत संघ को ये घोषणा करनी पड़ी कि अब जो साम्यवादी जो है वो जो है वो ख़त्म हो गया, या और साथ में कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो भी प्रतिबंधित हो गई। तो हम लोग इसमें बढ़ते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। गोवर्चे ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को समान बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। ये मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में भी कि जो पूर्वी देश थे वो सोवियत के साथ थे, यूरोप के, और जो पश्चिमी वाले जो देश थे वो पूंजीवादी यानी कि अमेरिका के साथ थे। देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रणों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो क्यों विरोध शुरू किया? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि नौकरशाहियों का शिकंजा, यानी कि जो भी उच्च अधिकारी थे उनका शिकंजा कसते चला गया और जो जनता थी वो तंग होने लगी। तो जिसके कारण वो क्या करने लगे, वो विरोध करने लगे, ठीक है, सोवियत नियंत्रण का विरोध करने लगे। गोवर्चे के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियां में उस तरह, और उस समय ऐसा हुआ कि ये जो विरोध जो होते रहे, तो गोवर्चे ने भी उस पर
गोर्बाचेव ने भी उस पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, तो पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेजी हो गई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया, यानी कि अंदरूनी में भी, मतलब रूस में भी जो है वो भी तनाव हो गया। साथ में जो बाकी जो इनके जो दोस्त देश थे सोवियत संघ के, उनमें भी धीरे धीरे जो साम्यवादी थी वो आपका मतलब ख़त्म होते गए और सरकारें एक के बाद वो गिरते गए। ओके, सॉरी। गिरते गए। अब यहाँ पे सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट ये हो गया। अब देखिए 1991 में एक तख्त पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्त पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया था। एक तो जो सोवियत संघ था, आप रूस को भी देख लो, वो काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन वहाँ पे क्या था, केवल केंद्रीकरण था, यानी कि जो सत्ता थी एक ही केवल कम्युनिस्ट पार्टी के ही हाथों में थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन था सोवियत संघ के विघटन का, क्योंकि एक तो सोवियत संघ में चलो काफ़ी सारे देश हैं, आप एक देश को मिलाकर गुट बनाए हो, तो आपका फ़र्ज क्या बनता है कि यदि आप कोई भी स्टेप ले रहे हो तो आप सबसे बात करो, तब तो वो आपके साथ रहेंगे ना। लेकिन यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो तानाशाही धीरे धीरे उनके मन में आने लगी थी। वो जो भी करना चाह रहे थे वो अपने मन से करना चाह रहे थे, या कोई भी दूसरा देश जो कि साम्यवादी के अंतर्गत था, जो कि साम्यवादी को फॉलो करता था, वो उनके भी अंदरूनी मामले में मतलब घुसना चाहते थे। ठीक है, वहाँ भी वो हस्तक्षेप करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि जब युद्ध हुआ तभी, वो हमेशा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये सोवियत संघ का विघटन का। तो कैसे, खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। और बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 1989 में। ठीक है ना, 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा, 9 नवंबर 1989। तो वो आप याद रखिए। और ये सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की गई है? तो इस समाप्ति की घोषणा की गई है आपको 1991 में। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत गणराज्यों और जितने भी बाकी जो गणराज्य जो परिवर्तित जो सोवियत जो गणराज्य थे वो किस पे जाकर मिल गए? ओके, उन्होंने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया, इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। तो यहाँ पे अभी आप याद रखिए कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा रूस को था। यानी कि जो सोवियत संघ
के समय जितने भी संधि हुए थे उससे बाकी देश तो निकल गए, लेकिन चूंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकार रूस को दिया गया, तो जितनी भी जो भी ट्रीटी बनी थी, ठीक है, पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच, वो सारी संधियां को निभाने का जो जिम्मा था वो रूस का हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली, तो कुछ ये भी मिला, क्योंकि ये परमाणु शक्ति संपन्न देश है, दर्जा मिला, तो वो इस पे अपना काम कर सकता था, वो परमाणु हथियार ज़रूरत के हिसाब से उसका प्रोडक्शन वगैरह कर सकता था। और उसमें आपका चीन भी है, बाकी कई सारे देश हैं जिनके पास अभी भी मतलब वो ओके परमाणु बम बनाने का वो नहीं है, मीन्स ओके परमिशन नहीं, आप बोल सकते हो। ओके, उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। तो इससे हम लोग को अब मालूम चल गया कि ये जो सोवियत संघ का जो विघटन है, तो मोटा मोटी आप 2-4 जो पॉइंट है वो हमेशा दिमाग में रखिए याद, कि सोवियत संघ का विघटन का रीज़न क्या है। तो पहला चीज़ कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, ठीक है। अब एक इंसान का या एक राजनीतिक दल का यदि शिकंजा कसते जाएगा, तो डेफिनेटली है कि वहाँ पे मनमानी ढंग से काम होगा, जनता को परेशानी होगी, जनता के बारे में कोई सोचेगा नहीं। और जब जनता के बारे में कोई नहीं सोचेगा, तो हम सब जानते हैं जनता जनार्दन होता है। यदि जिस दिन ये इनके दिमाग में विरोध की भावना उत्पन्न हो गई, उस दिन कोई भी सरकार या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि यदि जनता नहीं होगी तो ना ही युद्ध होगा, ना ही और चीज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए जनता बहुत स्ट्रांग चीज़ होती है। यदि उनमें एकता आ जाए, यदि सब के सब एक साथ होकर उठ कर खड़े हो जाए, तो कोई भी महाशक्ति उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। और आप यहाँ पे इस प्रीवियस टॉपिक में आप देख लिए कि जनता के विरोध के कारण मतलब ओके इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि गवर्नमेंट भी उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। और रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि 1991 में सोवियत संघ को ओके ऑफिशियली उसको समाप्ति की घोषणा कर दी गई। और उसके बाद जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी से मतलब कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई। और परिवर्तित सोवियत गणराज्य क्या किए कि वो पूंजीवादी वाले गुट में जाकर मिल गए और अपने आप को पूंजीवादी या तो लोकतांत्रिक खेमे में अपने आप को अपना आधार बनाया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो ये जो आपका जो चैप्टर है, मोटा मोटी सब में आपको वही सब टर्म मिलेगा जो कि हमने आपको ओके परिचय में या जो हमने अध्याय 1 में भी बताया था कि क्या रीज़न था कि ये जो सोवियत जो संघ था इसका विघटन क्यों हुआ। तो रीज़न वही था कि ज़बरदस्ती, ठीक है ना, फोर्सफुली देशों को मिलाना, फोर्सफुली उनके मुद्दाओं में हस्तक्षेप करना, रूस का फोर्सफुली अपने देश के जनता को लिमिटेड संसाधनों में जीने के लिए प्रेरित करना या फोर्सफुली करना। तो ये सब रीज़न थे सोवियत संघ का विघटन का। तो मैंने आपको ये चैप्टर लगभग ये पूरा समझा चुका हूँ मैं। तो इसमें आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे लगभग वही चीज़ आएगा उसमें कि विघटन क्यों हुआ। जैसे कि मान लो कि हमने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध में क्या हुआ कि दोनों जो ध्रुव थे पूंजीवादी साम्यवादी के बीच में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गया। अब तनावपूर्ण के कारण क्या हुआ कि दोनों महाशक्ति में होड़ लग गई बम बारूद गोले को इकट्ठा करने की। अब इसमें क्या हुआ, अब बम बारूद गोले यदि हम इकट्ठा करेंगे और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम तुमसे महाशक्ति, हम तुमसे स्ट्रांग हैं। अब क्या होगा कि आप जो जनता की जो दैनिक जो आवश्यकता है आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपकी ध्यान कहाँ पे है कि हमें साबित करना है कि हम विश्व में हम महाशक्ति हैं। तो इसमें क्या हो कि सोवियत संघ ने अपना लगभग ज़्यादा जो मतलब अर्थव्यवस्था थी उनकी गड़बड़ा गई, क्योंकि वो
वो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करने लगे परमाणु बम बनाने में, हथियार बनाने में, उसको स्टॉक करने में, ताकि अपने आप को महाशक्ति साबित कर सके। साथ में ही वो अपने देश की जनता पे ना ज़्यादा खर्च करके वो उन छोटे छोटे देश पे खर्चे करते रहे जो कि गरीब थे, उन छोटे देशों पे खर्चे करते रहे, ताकि वो जो देश है छोटे देश, वो हमेशा सोवियत संघ के साथ मिला रहे। क्योंकि होता है ना कि जैसे कि हमारे साथ 25 देश है तो हम ज़्यादा शक्तिशाली, इसलिए हमने 25 देशों को अपने अंडर रखा है, ठीक है ना। दूसरा जो है गुट, उसमें तो 10 देश है क्योंकि वो ज़्यादा। तो इससे भी कंपैरिजन होता है कि यदि सपोज कि आप सिंपल से एक एग्जांपल दे रहे हैं, आजकल जब इलेक्शन होता है तो जो नॉमिनेशन में आप देखते होंगे लीडर जाते हैं नॉमिनेशन में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों इकट्ठा की जाती है? तो भीड़ इकट्ठा कर कर वो अपने महाशक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि देखो हमारी महाशक्ति कितनी है। तो भीड़ इकट्ठा ऐसे नहीं होती है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं आपको खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। यदि भीड़ आपको इकट्ठी करनी है, बिना पैसे के कुछ नहीं होते, आप सबको कुछ ना कुछ दोगे, ठीक है, उनको लुभाना पड़ता है कुछ चीज़ दिखाकर, तब वो भीड़ जो होती है वो इकट्ठा होकर आती है आपके साथ में। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, खर्च काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो खर्च ज़्यादा हुआ, रूस ने अपने कंट्री के जनता के बारे में कम सोचकर वो जो दूसरे जो देश थे उनके बारे में ज़्यादा सोचा कि वो कहीं हमारे गुट से दूसरे गुट में ना चले जाए। तो हम इसमें आगे की ओर इसमें मूव करते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवादी के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। कोई भी राज व्यवस्था होगा, यदि उस पर प्रेशर फोर्स या उस पर दबाव, मतलब उस व्यवस्था में जनता पे दबाव डाला जाएगा, जनता के मन मुताबिक उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, तो डेफिनेटली है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो राज व्यवस्था होगा वो ख़त्म होगी, वो ध्वस्त होगी। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। तो जो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक या आर्थिक संस्थाएं जो थी इंटरनली वो कमज़ोर होती चली गई, और कमज़ोर होने का कारण क्या था कि वो किसी से यानी कि आम जनता के बारे में ना सोचकर वो अपने मनमानी से काम करते गए। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर रोष तो उत्पन्न होते गया धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा हुआ कि सोवियत संघ को खुद समाप्त होना पड़ा। और देखिए अब कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हुई, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। बात सही है। यदि मान लीजिए कि हम अपने स्टेट में, अपने कंट्री में यदि गवर्नमेंट बनाते हैं तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो सरकार है वो हमारे लिए सही कदम उठाएगी। यदि सरकार कोई भी अच्छी कदम नहीं उठा रही है, ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब अर्थव्यवस्था है जब सरकार बनी थी जहाँ पे था वहीं पे रुकी हुई है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जितनी भी आबादी होगी, जितनी भी जनता होगी, वो अपनी सरकार को शक की निगाहों से देखने लगेगी, और एक समय ऐसे आएगा कि वो विरोध भी करना स्टार्ट करेगी। यह व्यवस्था इतनी, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अब जो व्यवस्था थी रूस वाली, जो व्यवस्था थी सोवियत संघ वाली, वो इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? तो बिल्कुल सही रीज़न तो है। तो इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का, जो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसे अपने अपने संसाधनों, पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वो सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। तो जो मैंने आपको बताया बात वही है कि जो भी छोटे छोटे देश थे उस पर ज़्यादा खर्च किया सोवियत संघ ने, और साथ में
जो और बाकी जो खर्च किया वो परमाणु हथियार को ओके इकट्ठा करने में, ठीक है, उनके प्रोडक्शन में भी काफ़ी खर्च किया। ओके, इसी के साथ एक और बात हुई पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि दो फैमिली है, ठीक है ना, दो फैमिली है, तो एक जो फैमिली है उसमें काफ़ी ओके कंजर्व लोग, मतलब उसमें एक तरह से समझिए कि जो उनका मुखिया है उन पे काफ़ी दबाव बनाए हुए हैं और उनको बार बार यही बोल रहा है कि हम जो तुम्हारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो बगल के घर वाले अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जब तक बच्चा को ये लगेगा कि हाँ यार हमें तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तब तक उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कभी भी यदि खुदा ना खास्ते यदि उसको इन्फॉर्मेशन मालूम चला कि नहीं, जो हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़, उससे कई गुना ज़्यादा व्यवस्था तो बगल वाले घर के लोगों को मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमें दुख जरूर होगा। और रीज़न वही हुआ कि जैसे ही सोवियत संघ के जितने भी मुल्क थे, ठीक है, सोवियत संघ के जितने भी जनता थी, मुल्क थे, उनको जब ये मालूम चला कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की जो है वो सोवियत संघ की तरक्की से काफ़ी मतलब आगे है, तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उसके बाद वो और भी मतलब उनके अंदर जो है विरोध की जो भावना है सरकार के प्रति वो बढ़ती गई। तो यहाँ पे देखिए एक और बात हुई पश्चिमी मुल्क की तरक्की के बारे में। सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी, वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवादी से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा, क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा था कि जो सोवियत संघ है, जो साम्यवादी है, वो पश्चिमी या वो पूंजीवादी से बेहतर है। लेकिन जब मालूम चला कि नहीं, ये जो पश्चिमी जो है जो भी आपका जो भी पश्चिमी मुल्कों की जो तरक्की है, जो कि पूंजीवादी को ओके अडॉप्ट किए हुए हैं, ओके उनकी जो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेहतर है साम्यवादी वाले गुटों से, तो उनको राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, दोनों तरह से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता को केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे, आज भी है जो भी लेकिन विशेष अधिकार इज़ डिफरेंट, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, पार्टी है, उनकी फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यदि विशेष अधिकार दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं फिर वो जो आम नागरिक जो होती है उनकी समस्या, उनकी रोज़ जो है और बढ़ जाती है। लोग अपने आप को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, और जब भी ऐसा चीज़ होता है, जब भी दरारें होती है तो दरारें होती है, ठीक है, और यदि दरारें बढ़ती जाए तो फिर जो जनाधार होता है, सरकार का जनाधार, वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर खिसकते जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं का समाधान का वायदा था। तो दोनों ये समाधान का वायदा क्या था कि हम जो है पश्चिमी देशों, जो पश्चिमी के जितने भी देश हैं जो कि पूंजीवादी हैं, हम उनसे बेहतर अपने आप को करेंगे, तो बेहतर अपने आप को करेंगे। साथ में ये जो गैप जो था जो सरकार और नागरिकों के बीच में, उसको हम कम करेंगे। लेकिन गोवर्चेव जो था, मिखाइल गोवर्चेव को भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि काम तो कर रहा था, ठीक है, नो डाउट, लेकिन लोगों को लग रहा था कि इनकी जो काम करने की जो वो स्पीड जो है वो काफ़ी कम है, तो इसीलिए काफ़ी कम है, और जो जनता की जो आकांक्षा और जो अपेक्षाएं थी वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी
कि उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा कुछ अब सही नहीं होने वाला है, और प्लस अब हमें सोवियत संघ या हमें अब साम्यवादी से बाहर निकलना है। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे थे। कौन लोग? जो सोवियत संघ के अंदर थे, ठीक है। उनको लगा कि नहीं, अब यहाँ पे कुछ सही नहीं होने वाला है, और यदि धीमे धीमे इतनी धीमे से होती रही तो फिर तो फालतू है, कुछ फ़ायदा नहीं हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थी। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोरबेचोव बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। तो एक तरफ क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि गोरबेचोव जो है वो बहुत जल्दी जल्दी रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रहे हैं, और जो आम जनता थी वो क्या बोल रही थी कि जो गोरबेचोव वो काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिलेटिव स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न था सोवियत संघ के विघटन का। ओके। रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल हुए थे। तो अब कहीं ना कहीं यदि चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी बड़े जो देश थे जो सोवियत संघ में, खास तौर पे क्या था, रूस खुद था, मतलब रूस की जनता, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया, और बाल्टिक गणराज्य में कौन थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये जितने भी जो गणराज्य थे ये सब के सब आ गए थे विरोध पे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। ओके, इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तरफ सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोरबेचोव के सुधार ने राष्ट्रवादी के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। जो हो सकता है ये चीज़। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्य के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि इनका वही था कि ये जो मतलब इनका आपस में अलगाव था। इन गणराज्यों को लोगों को यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादा कमज़ोर है तो उनको ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ रहा है, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था जो है सोवियत संघ की वो गड़बड़ होती चली जा रही है। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक है विघटन की परिणतियाँ। ठीक है, तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप, सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इस मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभाव को यहाँ सूचीबद्ध यहाँ बताना उचित नहीं होगा, बट फिर भी जो कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर से संघर्ष की समाप्ति में हुआ। ठीक है, दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ, क्योंकि दूसरी दुनिया खत्म हुआ, शीत युद्ध भी खत्म हो गया। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचार
धरात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि अब जो था समाजवादी जो प्रणाली थी वो थी ही नहीं, साम्यवादी थी ही नहीं। इसके बाद विघटन के बाद तो केवल जो थी वो पूंजीवादी थी, तो यहाँ पे कंपटीशन का कोई अब भावना नहीं रहा गया। ठीक है। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया जाता था तथा विश्व की को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियार की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ जो खत्म हुआ, ठीक है, ये जो चीज़ जो खत्म हुआ जो विघटन के बाद सबसे पहले जो दो ध्रुव थे वो तो एक हो गए, ठीक है। उसके बाद ये जो कंपटीशन की जो भावना थी कि समाजवादी प्रणाली और पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाए कि नहीं, वो चीज़ खत्म हो गई। दूसरी चीज़ कि शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, जो कि वो अब खत्म हो गया। हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, वो खत्म हो गई, ठीक है। परमाणु हथियारों को संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व के सैन्य गुटों में बटा था। तो ये सब के सब क्या हुई, धीरे धीरे ये खत्म हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त होगी और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावना थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलाबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई क्योंकि इन देशों को पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। तो ये जो भी संस्थाओं था, ठीक है ना, ये जो कर्ज दिया छोटे छोटे देशों को और उनको मोटिवेट किया कि आप पूंजीवादी की ओर मूव करें। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे, ठीक है। मध्य एशिया देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। ओके, इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याओं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए अब ओके, इसके बाद जो है इसमें टॉपिक है शॉक थेरेपी, ठीक है। तो शॉक थेरेपी क्या था? शब्दवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी आया। तो एक्चुअली ये विश्व बैंक और या जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष था, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड था, ठीक है ना, इसके द्वारा एक मॉडल कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल बनाया गया, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत आघात पहुंचाकर उपचार करना था कि जो देश है, ठीक है ना, उनको पूंजीवादी की ओर मोटिवेट करना था, उधर मूव कराना था, ठीक है, शॉक देकर, ठीक है, आघात पहुंचाकर। साम्यवादी के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया और विश्व बैंक ने इसी मॉडल को क्या बोला? शॉक थेरेपी कहा गया, जो बनाया था मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता और
सॉरी और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। तो शॉक थेरेपी का था कि जितने भी कंट्री है उनको कैसे भी हो उनको मूव करना था पूंजीवाद की ओर। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचा को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज नियंत्रण, समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्था के बाहरी व्यवस्था के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदले गए। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। अब देख, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपने विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। तो अब देखा जाए तो जैसे ही अब एक तरह से आप सोच सकते हैं कि महाशक्ति तो अमेरिका आ ही गई, ठीक है, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और यह सबकी फंडिंग पूंजीवादी पश्चिमी देश यानी अमेरिका जो था वो करते रहा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन संगठन के थ्रू बाकी जो भी देश थे, जो विकासशील देश है, उनका मार्गदर्शन और नियंत्रण करने का काम इनडायरेक्टली किया जाने लगा और अभी भी हो भी रहा है। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे? 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी, याद रखिएगा कि कब ये शॉक थेरेपी अपनाई गई थी? 1919 में। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आंदोलन तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। तो देखिए, स्थिति जब खराब होती है तभी जो है निजी हाथों या तभी जो उद्योग जो होते हैं वो प्राइवेटाइजेशन होता है। आर्थिक ढांचों का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ, क्योंकि यदि प्राइवेटाइजेशन होगा, यदि गवर्नमेंट का यदि अधिकार है 100% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी भी कंपनी पे, किसी भी फैक्ट्री पे, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। लेकिन यदि हम प्राइवेट कर देने सभी इंडस्ट्रीज़ को, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये गवर्नमेंट के हाथ में अब उतनी ताकत नहीं रही जितनी पहले ताकत थी, ठीक है। तो ये जो था शॉक थेरेपी में रीज़न यही था कि यहाँ पे देख ही रहे हैं कि रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचों का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, शॉक थेरेपी वाले समय में के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भी भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथ बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में
नाटकीय ढंग से गिरावट आई। तो कहीं ना कहीं तोड़ने की, बिल्कुल कमज़ोर करने की रणनीति अपनाई गई सोवियत संघ को। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब अपना खदान की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खदान का आयात करना शुरू कर दिया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी गिरावट हुआ 10 साल के अंदर। 1989 में जहाँ पे था रूस, 1999 में काफ़ी उससे डाउन हो गया था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकार आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोग के बीच तीखा विभाजन हो गया। जो अमीर थे वो काफ़ी अमीर हो गए, जो गरीब थे वो काफ़ी गरीब होते गए। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त धन भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हर भर में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गया। तो यही है कि यदि शक्ति मिला नहीं कि सत्तावादी बन जाते हैं। बिल्कुल सत्तावादी के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्ष के लिए अपने आप को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया। तो जैसे ही उनको शक्ति दी गई वो अपने शक्ति का गलत तरीका से उपयोग करने लगते थे। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का कामकाज करना अभी भी बाकी था। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोकतांत्रिक है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, ये राष्ट्रपति को सारे के सारे दे दिए शक्ति। अब राष्ट्रपति अपने मनमानी से काम करने लगा। पहले वो 10 साल के लिए बनाया गया, उसने नियम बदल दिया, अगले 10 साल तक के लिए भी हम भी बने रहेंगे। साथ में ये भी बोल दिया कि यदि मैं कोई फैसला ले रहा हूँ तो उस पर कोई भी असहमति या विरोध की अनुमति नहीं है, यानी हम जो बोल दिए सो बोल दिया। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। तो सोचिए, रूस के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देश को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में इन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी शुरू हुआ। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष के आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों भी दखल भी बढ़ी। इससे स्थिति और भी जटिल हुई। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अजरबैजान की एक प्रांत नगरनो कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानिक अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनियाई से मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्र चाहते थे
और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। कहाँ पे? ये आपका ये क्या अफगानिस्तान से, मतलब अफगानिस्तान के पास में जो एरिया, मध्य एशिया गणराज्य में हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्य को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का आखड़ा भी बन चला। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया से नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपना विमान को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। वो इंटरनली अभी भी थोड़ा बहुत है, चल रहा है, रूस तो है ही। खनिज तेल जैसे, लेकिन अभी क्या है कि वर्ल्ड मार्केट हो चुका है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं जिनका वही काम है कि शांति को बनाए रखना। तो जैसे ही कोई दो देश में कुछ होता है तो बाकी सभी देश उनके बीच में आ जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो युद्ध की जो संभावना है वो लगभग अब ना के बराबर हो चुकी है, जब तक कि कुछ वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें सभी देश को समस्या होने लगी और एक कोई देश अपने आप को स्टैंड बाई मोड पे ले ले कि नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, तो ही कुछ हो सकता है। खनिज तेल जैसे संसाधनों में मौजूद के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप के चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने। मैं आपको इसको अच्छे दिखाऊंगा अभी आपको मैप में। मैं सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इससे शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया। ऐसे ऐसे देश के नाम है, बोलने में भी दिक्कत होता है। सबसे अच्छा हमारा भारत देश सबसे भारत। ये बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया या नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप लिया। तो मैं अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो था चेकोस्लोवाकिया जो था, ये दो भाग में बटा। वो कौन कौन से भाग है और वो कहाँ पे कंट्री, हम लोग गूगल मैप जाते हैं, ठीक है। गूगल मैप में हम लोग इस कंट्री को देखते हैं अभी, ठीक है। तो यूरोप की कंट्री है, ठीक है। तो हम लोग यूरोप की ओर मूव करते हैं। हम यहाँ पे यूरोप में आ गए। ये यूक्रेन, इसका हम बार बार नाम ले रहे हैं। और ये देखिए स्लोवाकिया दिख गया, ठीक है। चेक भी होगा, यहाँ पे बगल में होगा, चेक भी होगा। चेक ज़्यादा, स्लोवाकिया तो दिख रहा है, चेक किधर गया? जूम करने पे मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं कि ये स्लोवाकिया है और इसके ही बगल में होगा चेक, या तो ये वाला होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है अभी ये लिखा हुआ, नहीं तो मालूम चलता है कि कौन सा कंट्री है। स्लोवाकिया और चेक, वियना हो गया, ग्रेज हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। कोई नहीं, मैं अभी भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इसको दिखाने का, सर्च करके। यदि हो सकता है, अभी सर्च तो नहीं हो पाएगा। ओके ओके ओके, मैंने अभी इंटरनेट अपना ऑफ किया इसलिए नहीं दिख सकता है, ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे फ़ोन करके, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना। ये जो मेरा पहले का जो है डाउनलोडेड, शायद वही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जूम करने पे वो कंट्री के नेम्स नहीं आ रहे और भी। तो ये है स्लोवाकिया है और इसके ही बगल में चेक गणराज्य भी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम इसमें मूव करते हैं, ठीक है।
अभी एक टॉपिक और है, हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते, देख ही लेते हैं कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते। भारतीय हिंदी फिल्म के नायक में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं। भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ मौजूद हो, क्योंकि कई शक्तियाँ मौजूद होगी तो सभी को बराबर हस्तक्षेप करने का अधिकार रहेगा। यदि दो कोई ध्रुव आपस पे भिड़ रही है तो बाकी भी जो शक्तियाँ है वो भी वहाँ पे बढ़ कर आएगी और उनको उनके बीच की जो तनाव है उसको कम करने का काम करेगी। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का समाधान बातचीत के द्वारा हो। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौता के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। याद है, 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशियाई में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामलों में फायदा हुए हैं। रूस को इस संबंध में भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो कहीं ना कहीं ऑल आर टू साइडेड। आजकल कोई दोस्त नहीं होता है, कोई भी दो देश यदि आपके दिमाग में ये है कि भारत रूस का अच्छा दोस्त है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत इजराइल का दोस्त है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत अमेरिका का दोस्त है, बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी ट्रम्प जी से हाथ मिलाते इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका का दोस्त हो गया। ऑल आर ओनली बिजनेस पार्टनर। यदि हम उनसे बिजनेस कर रहे हैं, यदि उनको हमसे फ़ायदा है तो वो हमारे साथ हैं, यदि हमें उनसे फ़ायदा है इसलिए हम उनके साथ हैं। फ़ायदा ख़त्म हुआ, बिजनेस ख़त्म हुआ, कोई यहाँ पे आपको कुछ पूछने वाला नहीं है। और ये जो चीज़ है ये आम जीवन में भी है, ठीक है, जनरल लाइफ में भी यही चीज़ है। और यही है भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो भाई बनता है, रूस को काफ़ी बेनिफिट है, बिजनेस है भारत से, तो इसका तो साथ तो देना ही है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। तो आ गया ना दूसरा चीज़ कि वो तेल देंगे हमें, हम उनसे खरीदेंगे भी, दोनों ही हम खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संकट की घड़ी में तेल की आपूर्ति भी रूस करवाता है। भारत रूस से अपना ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योगों में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं पे साझेदारी है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे आज ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर का एक पार्ट में और भी बनाऊंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो फिल इन द ब्लैंक है,
ब्लैंक्स है उसके बारे में डिस्कस करूँ, और जो एक यहाँ पर लिस्ट है इस चैप्टर में दिया हुआ है, फर्स्ट भी चैप्टर में कुछ ओके इम्पॉर्टेंट जो डेट दिए हुए थे, ठीक है। तो मैं एक पार्ट में बनाऊंगा जिसमें ये सारे डेट्स को मैं एक एक करके मैं डिस्कस में कर दूंगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी था और सेकंड चैप्टर में है, और क्वेश्चन आंसर जो है वो भी, ठीक है। तो मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव याद रखिएगा, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ का क्या हुआ, ये विघटन हो गया था, ठीक है। और देखिए अमेरिका के साथ काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया था, ठीक है। अलग बात है कि लोगों को लगा कि ये काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं, जनता को लगा, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सपोर्टर थे उनको लगा कि ये बहुत जल्दीबाजी में काम ले रहे हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 में, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, ठीक है। 1985 से 91, पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलेपन के आर्थिक, मतलब पूर्ण रचना और खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में सहायक, तो कहीं ना कहीं बर्लिन की दीवार जो टूटी थी उसमें इनका भी, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप ही नहीं किया, विरोध हुआ तो वो भी कारण था कि एकीकरण हुआ, बर्लिन की दीवार गिरी, शीत युद्ध समाप्त किए, सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। तो वो तो खैर होना ही था। तो इसके बारे में जो कुछ ये जो है आपका जो घटना चक्र है, तो प्रथम अध्याय में भी जो घटना चक्र था उसको मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो एक मैं ये कंबाइनली एक मैं और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के कंबाइनली ये जो घटना चक्र है वो रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे उनका डिस्कशन किया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स तो आप खुद से कर सकते हैं, जो कुछ क्वेश्चन अभ्यास है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे अपने इस पार्ट को समाप्त करते हैं, ओके। अब आप अपना देखिए, इसको समझिए, फिर से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, खुद से भी पढ़िए, आपको समझ में आएगा। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ओके इंटरेस्टिंग है समकालीन विश्व राजनीति। हम इसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अब ये पूरे 9 चैप्टर है इसमें, तो अभी 7 चैप्टर है, धीरे धीरे करके हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।